Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for all the regulatory and banking aspirants. जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने जो है अभी रिसेंटली इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा रिवीजन किया है। तो क्या पहली चीज ये इकोनॉमिक कैपिटल होता है, क्या वो चेंजेस हैं जो आरबीआई ने यहाँ पे किए हैं, बड़ी ही सिंपल मैनर में आज हम कवर करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड मोर ओवर दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सिर्फ रिटन एग्जाम्स के लिए नहीं, इवन फॉर इंटरव्यू स्टेज। लास्ट ईयर अगर आप आरबीआई के इंटरव्यू में देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी के डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछे हुए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही सिंपल क्रिस्प मैनर में इसको कवर करेंगे। आई होप बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको जो है कहीं ना कहीं इस टॉपिक को बहुत ही आसान लगने लगेगा। जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, सर वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है यार। चलो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए या फिर आपको आरबीआई सर्कुलर्स की पीडीएफ चाहिए, आरबीआई वेबसाइट की कवरेज चाहिए, तो मेरा यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, ये उसका क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसमें आपको मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ फॉर फ्री। आप पूछते हैं ना कहाँ पे कंटेंट मिलेगा, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों, तो अभी हमारी चल रही है सेल जिसमें हम आपको 80% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं विद ट्रिपल वैलिडिटी। तो इफ यू वांट टू एनरोल यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपकी स्क्रीन के सामने भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल टर्म्स में आपसे पूछना चाहूंगा, कैपिटल क्या होती है? एक सिंपल टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? ये टर्म आप जो है बेसल में भी सुनते हो, अकाउंट्स में भी सुनते हो, और यहाँ पे इकोनॉमिक कैपिटल भी आप सुन रहे हो। तो व्हाट इज कैपिटल? सिंपली अगर मैं इकोनॉमिक कैपिटल वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैपिटल वर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। कैपिटल क्या होती है? अगर हम सिंपली बोले कैपिटल क्या होता है, इट इज बेसिकली असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये आपकी कहीं ना कहीं नेट वर्थ शो करती है, नेट वर्थ विच इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया। मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने 1 करोड़ का घर लिया, अब वो घर आपका है लेकिन लोन पे लिया है जिसमें 75 लाख रुपए का लोन है। ठीक है, तो असेट इज 1 करोड़, लाइबिलिटीज ऑफ 75 लाख, तो आपकी नेट वर्थ कितनी रह गई? इट इज हार्डली 25 लाख। एंड दैट इज द रियलिटी। कल को आप लोन नहीं चुकाओगे, घर सीज हो जाएगा, घर को बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमें इससे कहीं ना कहीं हमारी बेसिकली एक कहते हैं ना फाइनेंशियल साउंडनेस पता चलती है। ठीक है, और कैपिटल डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, बट कैपिटल मेंटेन करने का पर्पस क्या होता है? ठीक है, आप ये जो नेटवर्थ जनरेट कर रहे हैं, आप जो पैसा, इवन आप आरबीआई में जाना चाहते हो या बैंक्स में जाना चाहते हो, आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो? ताकि कल को अगर आपकी कोई नीड्स आती हैं आप उनको इजीली मीटअप कर लो। ठीक है, तो कैपिटल कहीं ना कहीं हम इसीलिए मेंटेन करते हैं कि अगर कल को कोई रिस्क आता है तो हम उसको इजीली मैनेज कर पाए। तो सिमिलर जो है आरबीआई देखिए बहुत तरह की एक्टिविटीज, बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मैनेज करता है। तो आरबीआई अपने आप को जब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो बहुत तरह के रिस्क को एक्सपोज कर रहा है। आप फॉरेन करेंसी में, आप सपोज आप डॉलर का रिजर्व अपने पास रख रहे हो, आप गोल्ड का रिजर्व अपने पास रख रहे हो, आपको पता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ सकती है, गोल्ड की प्राइस घट सकती है। घटती है तो रिस्क है कि नहीं है ना? आप लिक्विडिटी ऑपरेशंस कैरी आउट करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी रिस्क है। तो आरबीआई डिफरेंट तरह के रिस्क मतलब को रिस्क को एक्सपोज करता है अपने आप को वाइल कैरिंग आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो इन रिस्क को ओवरकम करने के लिए वो सर्टेन कैपिटल मेंटेन करता है ताकि इन रिस्क को इजीली मैनेज किया जा सके। और वो जो कैपिटल यहां पे मेंटेन किया जाता है, उस कैपिटल को बोला जाता है इकोनॉमिक कैपिटल। आई थिंक फंडा समझ में आया। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्या समझ में आना चाहिए? पहली चीज, ये इकोनॉमिक कैपिटल किस चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है, और हम इसको क्यों मैनेज कर रहे हैं? इसको हम मैनेज कर रहे हैं बेसिकली टू कवर अप द रिस्क। तो सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए जब आरबीआई ऑपरेशंस कैरी आउट करता है, डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करता है, तो दे आर एक्सपोजिंग टू देमसेल्व्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। तो पहली चीज, वो कौन कौन से रिस्क होते हैं? ठीक है, वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, और इन सभी रिस्क को मैनेज करने के लिए आरबीआई जो इकोनॉमिक कैपिटल मेंटेन करता है वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। तो आई थिंक इस टॉपिक का एसेंस आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है मुझे आरबीआई के कंटेंट को आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ाने में मजा आता है, और कहीं ना कहीं जब मैं इस कंटेंट को आपको पढ़ाता हूं आरबीआई की वेबसाइट से, तो आप लोगों को मैं उस वेबसाइट से फेमिलियर भी कराना चाहता हूं। आपके मन में जो डर होता है ना कि यार ये वेबसाइट पे पता नहीं क्या लिखा है, इस वेबसाइट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरबीआई में जाना चाहते हो या आप बैंकिंग जॉब्स लेना चाहते हो तो भैया इस वेबसाइट से प्यार करो ऑनेस्टली। चलिए तो चलते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे। बाकी दोस्तों इस तरह के सेशंस के रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो इस तरह के सेशंस और देखना, तो मेरा यहाँ पे
प्लेलिस्ट है विच इज फाइनेंस टॉक बाय वीर सर, इसमें आपको मेरी इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी डेली बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर के लिए ये हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेशन है जो हमारा चलता रहता है ऑलरेडी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेम ऑफ द चैनल इज अड्डा 24/7 बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, ठीक है। आते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे। 1 सेकेंड, यहीं तो था, मुझे एक बार देख लेना चाहिए कहाँ पे गया ये। आई थिंक मुझे पहले ही ओपन करके रख लेना चाहिए था। ये रहा, हाइलाइट्स ऑफ द रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। हाइलाइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अब डिटेल में जो पूरा फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है वो किस किस चीज से मिलके बनी हुई है, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो दो एस्पेक्ट से मिलके बनी हुई है, ठीक है। एक है रियलाइज्ड इक्विटी, ठीक है, और एक है रीवैल्यूएशन। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, वन इज रियलाइज्ड इक्विटी एंड द अदर इज रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। दोनों को समझना जरूरी है। देखिए रियलाइज इक्विटी बेसिकली आप जो फंड्स बेसिकली मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, या बहुत सारे बच्चे ट्रेडिंग भी करते हैं, आपने बहुत सारे शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग की हुई है, उसके आगे एक वर्ड लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सपोज आपका शेयर की वैल्यू गिर गई तो आपको वहां पे एक लॉस नजर आएगा, ठीक है। लेकिन वो लॉस एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि जब तक आप उसे बेचते नहीं हो वो लॉस है नहीं। या आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया, आपका शेयर जो है वो वैल्यू बढ़ गई है, तो जब तक आप उसे बेचोगे नहीं वो प्रॉफिट आपका रियलाइज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन बैलेंसेस जो होते हैं वो इसी तरह के हैं, जो ऑन पेपर तो होते हैं। जैसे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, गोल्ड की आज से 2 साल पहले जो कीमत थी और आज जो कीमत है वो बढ़ गई है, लेकिन जब तक गोल्ड बेचोगे ये रियलाइज नहीं होगा। तो यहां पे क्या है, ऑन पेपर जो है आप बेसिकली इसे ऐसे मतलब अपने बैलेंस में चेंज कर लोगे, मार्क टू मार्केट कर दोगे कि भैया गोल्ड की प्राइस मैंने 60,000 पे खरीदा था, आज 1 लाख का हो गया है तो 40,000 का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन ये ऑन पेपर है, रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। तो इस तरह के जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रियलाइजेशन बैलेंसेस, सॉरी रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका रियलाइजेशन इक्विटी, जो बेसिकली एक्चुअली आप फंड्स के तौर पे अलग रखते हो, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट तरह के फंड्स आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से फंड्स हैं जरा बात करते हैं। जो रिजर्व्स आप अलग से मेंटेन करते हो टू कवर अप द रिस्क, ठीक है। तो वो फंड्स आपके आ जाते हैं, जरा एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे रियलाइज इक्विटी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ आरबीआई कैपिटल, आरबीआई की जो कैपिटल होती है 5 करोड़, ठीक है, वो अपने आप में एक तरह का फंड है, ठीक है। देन रिजर्व फंड, जिसके अलावा आरबीआई रिजर्व फंड मेंटेन करता है, कंटीजेंसी फंड मेंटेन करता है, एसेट डेवलपमेंट फंड करता है। कंटीजेंसी फंड टू मेट अप सर्टेन टाइप ऑफ एक्सिजेंसीज, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई सिचुएशन चीजें हो जाए। एसेट डेवलपमेंट फंड बेसिकली आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है, उसके लिए आप सर्टेन फंड अलग रखते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के रियलाइज्ड इक्विटी होती है जो एक्चुअली रिजर्व और फंड के तौर पर होती है। एंड द रिवैल्यूएशन बैलेंसेस अगर आप देखो, जो मैंने बोला कि जो ऑन पेपर होती है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने गोल्ड और करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने जो गोल्ड रखा हुआ है सपोज उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई तो वो ऑन पेपर हो रही है। आप जब तक गोल्ड बेचोगे नहीं दैट इज नॉट रियलाइज। तो जब तक वो ऑन पेपर बात चल रही है दैट इज पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। इसी तरह आप बहुत तरह की फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हो, तो उनका जो अकाउंट आप मेंटेन करते हो उसमें भी आपके ऑन पेपर चेंजेस होते हैं। आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बॉन्ड की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, अकॉर्डिंगली आप उसको मार्क टू मार्केट करते हो, एमटीएम। मार्क टू मार्केट मतलब जो करंट प्राइस चल रही है उस हिसाब से, हिस्टोरिकल प्राइस के हिसाब से आप उसको अकाउंट में मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे होती हैं। इवन आपका फॉरेन एक्सचेंज में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है दे आर पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंसेस, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, क्या आपको इकोनॉमिक कैपिटल समझ में आया, ठीक है। इट इज बेसिकली योर रियलाइज्ड इक्विटी, जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स देखे, एंड योर रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। और ये हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, टू कवर अप डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। तो अब हमें यहां पे समझना पड़ेगा किस किस तरह के रिस्क होते हैं जो आरबीआई फेस करता है। तो चलिए उन रिस्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कुछ कुछ रिस्क, ठीक है। अभी टेबल तो मैं बाद में समझाऊंगा, इसमें कुछ टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फेसेस मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज होने से, मार्केट में सर्टेन कंडीशन चेंज होने से जो है आपके सर्टेन एस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट आ सकता है। आपके बेसिकली सपोज
आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए, तो आपका जो रिवैल्यूएशन बैलेंस है उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे। तो मार्केट रिस्क आप फेस करते हैं। देन क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क आप फेस करते हैं। आरबीआई, देखिए आप आरबीआई जो है वैसे तो क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट तो बेसिकली अगर हम बात करें लिमिटेड एक्सटेंट तक ही रहता है, क्योंकि आरबीआई का अगर हम बैंक्स को लोन भी देता है तो रेपो पे देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ वहां पे काइंड ऑफ लोन देता है, या गवर्नमेंट को देता है तो वेज एंड मींस एडवांसेस में देता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह का क्रेडिट एक्सपोजर रहता है, बहुत तरह के आरबीआई के ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर रहते हैं। ऑफ बैलेंस शीट यानी कि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुए। जैसे कि अगर आप बात करो, आरबीआई एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। तो यहां पे आरबीआई गारंटी दे रहा है कि अगर फंड्स की जरूरत पड़े तो मैं यहां पे बैठा हूं, मैं यहां पे आपको लोन प्रोवाइड करूंगा। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटी दैट इज बीइंग गिवन बाय द आरबीआई। तो ये गारंटी भले ये इन्वोक नहीं है, जब तक इन्वोक नहीं है तब तक इट इज एन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, है ना। इसी तरह आरबीआई ऑपरेशनल, अगर आरबीआई के ऑपरेशंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आरबीआई की वेबसाइट कुछ दिन काम ना करे, आप सोचो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क यहां पे रहते हैं। क्रेडिट रिस्क के बेसिकली दो कंपोनेंट रहते हैं, एक ऑन बैलेंस और एक ऑफ बैलेंस, ठीक है। देन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आरबीआई का एक मेजर फंक्शन है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अगर कुछ दिक्कत हो तो दे कैन फेस द रिस्क। इसी तरह लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, ठीक है। लिक्विडिटी मैनेज करना भी अपने आप में एक तरह की गारंटी है जो आरबीआई ऑफर करता है, ठीक है, अंडर वी कैन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये डिफरेंट तरह के जो रिस्क हैं वो आरबीआई यहां पे फेस करता है। अब इनको कवर करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट रिस्क, ऑन बैलेंस शीट आइटम्स लाइक जो अभी हमने आइटम्स देखे, कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स भी होते हैं। तो इसको कवर करने के लिए आरबीआई जो रिवैल्यूएशन बैलेंसेस थे उसका सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पे अगर आप देखो जो मार्केट रिस्क है, बिकॉज ये आपके, जैसे अगर मैं बात करूं मार्केट रिस्क आपके बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। द इवेंट्स दैट कैन इंपैक्ट, आप सर्टेन मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह का, वो कहते हैं ना कि जैसे सपोज फॉरेन एक्सचेंज आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया था, डॉलर एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट कर दिया, तो ये आप बैलेंस शीट में मेंशन करोगे एक तरह से, ठीक है। ये रियलाइज नहीं हुआ, डॉलर एज इट इज आपके अकाउंट में रखा हुआ है, ये रियलाइज नहीं हुआ, वही गोल्ड की तरह, गोल्ड एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो गया, तो ये आपकी बैलेंस शीट को इंपैक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन रियलाइज्ड टर्म में कंसीडर नहीं होगा। तो इसको हम कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन बैलेंसेस में इसको कंसीडर करेंगे। तो ये जो मार्केट रिस्क है इसको कवर करने के लिए वी मेंटेन रिवैल्यूएशन बैलेंसेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कितना रिवैल्यूएशन बैलेंस मेंटेन करना होता है, 17.4%, ठीक है। मतलब जो प्रपोज्ड है दैट हैज टू बी अवेलेबल, इकोनॉमिक कैपिटल शुड बी 17.4% ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। लेकिन जो क्रेडिट रिस्क है, मॉनेटरी रिस्क है, इनको कवर अप करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में लॉसेस हो सकते हैं आपको, ठीक है, तो इनको कवर करने के लिए आप रियलाइज्ड इक्विटी, जो रिजर्व्स हमने देखे थे, जो फंड्स हमने देखे थे, वो यहां पे हम मेंटेन करते हैं। और वो कितना है यहां पे अगर आप देखो, करंटली जो हम मेंटेन अवेलेबल कर रहे हैं दैट इज 6.91%, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूं। तो आपको देखो, अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई इकोनॉमिक कैपिटल मेंटेन करता है टू कवर अप दीज टाइप ऑफ रिस्क। और इक्विटी कैपिटल दो कंपोनेंट से मिलता है, वन इज रिवैल्यूएशन बैलेंसेस जो कि आपके मार्केट रिस्कों को कवर करने के लिए होता है, एंड देन क्रेडिट, ऑपरेशनल और मॉनेटरी जो रिस्क होते हैं उनको कवर करने के लिए यू आर यूजिंग रियलाइज्ड इक्विटी, सर्टेन रिजर्व्स एंड फंड्स आप अपने पास मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि आप जो है ये जो मार्केट रिस्क है इसके रिगार्डिंग पैरामीटर, आप क्या पैरामीटर कंसीडर करोगे। तो बेसिकली मार्केट रिस्क की वजह से आप जो यहां पे पैरामीटर कंसीडर करते हो वो होता है एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, ठीक है। मतलब मार्केट रिस्क की वजह से आपको एक इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99.5%, लेकिन जब वो इंपैक्ट होगा तो वो आपको सीवियर इंपैक्ट दे सकता है, एक्सपोजर। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, हायर कैपिटल यहां पे मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर उसके होने के इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो 99.5% है, एट दी मतलब 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल पे कि ये इवेंट होगा, ठीक है, लेकिन इसका इंपैक्ट सीवियर होगा, तो सीवियर इंपैक्ट की वजह से हम हायर कैपिटल मेंटेन करेंगे। तो वही देखो जो अभी तक हम मेंटेन कर रहे थे दैट इज 17.86, लेकिन अभी जो रिवीजन है उस रिवीजन के बाद वी वुड बी मेंटेनिंग इट एट 18.91%,
ठीक है, आगे के 5 साल के लिए। अच्छा, अभी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा कि ये हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आई थिंक मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं फ्लो में भूल गया, बट कोई बात नहीं, अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी इवेंट के होने की सर्टेनिटी 97.5% है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होगी यहाँ पे। ठीक है, कोई अगर मेजर इवेंट होता है जो होने की चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे अक्सर जो है उसका जो इंपैक्ट होता है वो कम होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे कम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज अराउंड 14.5%। तो 97.5 कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको कम कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, जो अभी मेंटेन कर रहे हो दैट इज 14.44, और प्रपोज्ड कितनी है 15.29। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो प्रपोज्ड है, लेकिन आपके पास अभी आप देखो अवेलेबल कैपिटल कितनी है 17.4% ऑफ रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। ठीक है, यानी कि ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह अगर आप देखो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मॉनेटरी रिस्क, इनको मैनेज करने के लिए आपको फंड्स चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो, यहां पे हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, क्रेडिट एंड ऑप रिस्क के लिए एक्सटेंड 1% ऑफ योर बैलेंस शीट, आपकी जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसका 1% आप जो है यू विल कीप एज ए बफर टू कवर अप द क्रेडिट रिस्क, तो अभी भी वो 1% ही है। वहीं मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक रेंज बाउंड चीजें रखी हुई हैं, जो एक्सटेंड था वो था 5.5% ऑफ बैलेंस शीट, और लोअर बाउंड सिचुएशन में 4.5%, मतलब एक रेंज बाउंड में। ठीक है, तो अब यहां पे प्रपोज कितना है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए यू विल बी मेंटेनिंग 6.5% अपर सीवियर केस में, और रिलैक्स केस में यू विल बी मेंटेनिंग 3.5%। तो टोटल अगर हम इसके बारे में बात करें, आपको टोटल रिजर्व कितना मेंटेन करना होगा, तो 6.5 प्लस 1 ये एक्सटेंड था, तो 6.5 से 5.5, तो ये तो प्रीवियस केस में था। अभी आपको जो प्रपोज किया है वो कितना है 7.5 से 4.5%। ठीक है, अभी आपको ये समझ आना चाहिए कि देखो क्या होता है, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री दे देता हूं, आई थिंक यहां पे कंफ्यूजन आ सकती है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझो। ठीक है, 2 मिनट दो। देखिए क्या है कि ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ये 2012 में बिमल जलान कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आई थिंक बिमल जलान कमेटी ही थी, इफ आई एम करेक्ट, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कभी कभी क्या है मिस्टेक होने के चांस होते हैं। मैं तो देखो अपनी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे कंटेंट लेके आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले से कोई रिहर्सल करके आता हूँ। ठीक है, इट्स लाइक ठीक है, थोड़ा प्रपोजल आपने पहले पढ़ रखा था, अब थोड़ा सा आपने देखिए क्या क्या चेंजेस हो गए और आप आ गए। ठीक है, बिकॉज आइडिया हो जाता है यार, इतने टाइम से आप जब चीजें कवर अप कर रहे होते हो ना, तो आइडिया हो जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री एक बार देख लेना। ठीक है, तो 2012 में बिलन जलान कमेटी के बेसिस पे ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बेसिकली प्रपोज किया गया था, और 2019 से लेके बेसिकली इसको 2019 नहीं, अभी आपको मैं दिखा दूंगा, दिखाई देता हूं, 2013 से इफ आई एम करेक्ट 2013, और पहला पीरियड आई थिंक 2013 से 18 था, और दूसरा था 2019 से, हाँ 2013 से 18, और दूसरा था 2019 से 24। ठीक है, तो ये क्या होता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, बेसिकली आपको कितना कैपिटल मेंटेन करना है डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, तो आप, ठीक है, आप एक 5 ईयर का पीरियड दे देते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सुना है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक इन्फ्लेशन का टारगेट मिल जाता है कि आपको इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच में मेंटेन करनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। लिक्विडिटी को भी मैनेज करना है और प्राइस स्टेबिलिटी भी आपको रखनी है, और ग्रोथ पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको एक रेंज मिल जाती है। ठीक है, और ये रेंज कितने टाइम पीरियड के लिए मिलती है? 5 साल के लिए। उसी तरह आपको इकोनॉमिक कैपिटल कितना मेंटेन करना है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिनेरियोज, वो रेंज आपको मिल जाती है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो पहले जो रेंज दी गई थी वो दी गई थी 2013 से 2018 तक के लिए, दूसरी रेंज दी गई थी 2019 से 2024 तक के लिए। अब जो नया फ्रेमवर्क आया है उसमें नई रेंजेस दी गई हैं 2025 से लेके 2029 के लिए। आई थिंक अब आपको फंडा समझ में आ गया हो कि ये रेंज का क्या फंडा है। ठीक है, तो आप यहां पे बता रहे हो कि भैया आपको इकोनॉमिक कैपिटल कितनी कितनी मेंटेन करनी है। मार्केट रिस्क अगर आप 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल पे कर रहे हो, देखो मार्केट रिस्क एक अलग पैरामीटर है, उसके लिए अलग पैरामीटर यूज होगा। उसी तरह क्रेडिट रिस्क या ये अगर हम बात करें मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क, तो इनके लिए पैरामीटर अलग होता है। लेकिन ये क्रेडिट रिस्क कितना जा सकता है, अपर रेंज कुछ होगी, लोअर रेंज कुछ होगी। ठीक है, यहां पे भी कुछ अपर रेंज होगी, यहां पे भी कुछ लोअर रेंज होगी। उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली
यहाँ पे रीवैल्यूएशन बैलेंसेस और रियलाइज इक्विटी मेंटेन करोगे। तो क्या अपने को फंडा समझ में आ गया? ये जो रेंज 6.5 5.5 ये चल रही है, या ये जो रिवाइज होके 7.5 या 6.5 हो गई है, तो फंडा समझ में आ गया वो कि 2000 ये अगर हम बात करें कि अभी जो थी 2024 तक के लिए वो 1% थी क्रेडिट, मतलब 1% ऑफ बैलेंस शीट का जो साइज है उसका 1% हम एज ए बफर रखेंगे फॉर मेंटेनिंग फॉर कवरिंग द क्रेडिट रिस्क, और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क के लिए 5.5 से 4.5 के बीच में रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अच्छे सिनेरियो है तो 4.5, सीवियर सिनेरियो है तो 5.5। लेकिन ये था 2024 तक के लिए। अब 25 के लिए वो इंक्रीज करके 6.5 से लेके 3.5% बोल दिया गया है। ठीक है, मतलब नीचे 3.5 ऊपर 6.5, पर्टिकुलरली बोले तो ठीक है। लेकिन ये किसके लिए? ये मार्केट के लिए। लेकिन आपको टोटल कितना चाहिए होगा रियलाइज्ड इक्विटी? वो तो ये चाहिए होगा ना 1 + 5.5 और 1 + 4.5, तो ये हो गया 6.5 से 5.5 2024 तक के लिए। प्रपोज्ड अब नया कितना है? 7.5 से 4.5%। आर वी क्लियर? तो 7.5% अगर सिनेरियो खराब होते हैं तो आप रियलाइज्ड इक्विटी अपनी इंप्रूव करोगे। अगर आपको लगता है कि यार आगे चल के सिचुएशन खराब हो सकती है तो आप ज्यादा बफर मेंटेन करोगे, ज्यादा फंड्स मेंटेन करोगे। सिचुएशन इजी चल रही है तो आप कम मेंटेन करोगे डिपेंडिंग अपॉन दैट। ठीक है, और ये बफर्स मेंटेन करने के बाद आप क्या करोगे? जो पैसा बचा वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। आर वी क्लियर? ठीक है, तो सिंपली सी बात है भैया, इकोनॉमिक कैपिटल इज बेसिकली द सर्टेन अमाउंट या सर्टेन कैपिटल दैट इज बीइंग केप्ट असाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिस्क वी वांट टू कवर। और जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है वो दो एस्पेक्ट से मिलकर बनती है, रिवैल्यूएशन बैलेंसेस एंड रियलाइज्ड इक्विटी, जिसमें हमारे कुछ रिजर्व्स एंड फंड्स आते हैं। ठीक है, रिजर्व एंड फंड्स जो है हम क्रेडिट रिस्क और मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क कवर करते हैं, और मार्केट रिस्क को हम रिवैल्यूएशन बैलेंसेस से कवर करते हैं। और कितना है वो हमने देख लिया। सीवियर सिनेरियो में, रिलैक्स सिनेरियो में, सीवियर सिनेरियो में, रिलैक्स सिनेरियो में रेंज हमें दे रखी है। ठीक है, और अभी जो एक्सटेंड थी 2024 तक वो पता लग गई, रिवाइज जो है वो हमें पता लग गई कि ये दीज आर द रिवाइज लिमिट्स। आर वी क्लियर? बाद में डाउट आए तो पूछ सकते हो, क्योंकि दिस सेशन इज मोर रिकॉर्डेड, तो आपके डाउट आ सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा आई होप। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने शायद समझा दिया है, आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहां से थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि जैसे क्रेडिट रिस्क आपको 1% ऑफ बैलेंस शीट मेंटेन करना था, तो देखो आरबीआई की बैलेंस शीट 2020 में कितनी थी? इतनी बड़ी थी। ठीक है, रियलाइज इक्विटी आपको लगभग कितनी मेंटेन करनी थी? अगर हम बात करें 2020 में आरबीआई ने बोला 5.5 मेंटेन करूंगा, तो इसका 5.5% मतलब इतना। ठीक है, इतनी रिस्क प्रोविजनिंग आपने की। उसी तरह अगर आप 2024 में देखो, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे, ये तो लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट भी हो सकती है, तो 2024 में आरबीआई ने 6.5% किया। अब आप 6.5% ऑफ बैलेंस शीट निकालोगे तो ये अमाउंट निकल के आता है। ठीक है, ये आपने रिस्क प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग इज बेसिकली आप अपनी अर्निंग से सर्टेन पैसा अलग रखते हो ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। नॉर्मल अपनी इनकम में से कुछ पैसा आप अलग रखते हो, डिपेंडिंग आपके बफर्स जो आपको बताए गए हैं, जैसे 6.5 5.5 वो मीटअप होने चाहिए। बाकी बचा हुआ पैसा आप सरप्लस है वो आप गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हो, उस एस्पेक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज आपको इकोनॉमिक कैपिटल समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक कैपिटल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन से रिस्क को कवर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़ा सा और भी डिटेल में चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे जैसे कि अगर हम बात करें अभी के लिए, अब जैसे रिवाइज जो हमारा, ये अगर आप बात करो इसकी नॉन वैल्यूएशन रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क को छोड़ के जो हमारी ये क्रेडिट ऑपरेशनल रिस्क है, अगर हम इसकी लिमिट देखें नहीं तो इट इज 7.5% एंड 4.5%। तो अगर इस हिसाब से आरबीआई रिस्क प्रोविजनिंग करता है तो वो कितनी होगी? ठीक है, तो अगर आप देखो कंटीजेंसी रिस्क बफर एट 7.5% के हिसाब से, तो करंट आरबीआई की बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये रही। ठीक है,
तो मतलब इसके हिसाब से आरबीआई को कितनी रिस्क प्रोविजनिंग करनी होगी? 44,000 करोड़ की। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, अगर रिस्क प्रोविजनिंग आरबीआई 4.5% बताता है फॉर 2025, तो उसको इतना पैसा वो विड्रॉ कर सकता है। ये माइनस का साइन मतलब उसके पास ऑलरेडी एक्सेसिव बफर है। आरबीआई के पास ऑलरेडी एक्सेसिव बफर है, उसमें से आप पैसा निकाल सकते हो। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया कि ये जो एक्सेसिव पैसा है वो निकाल लिया, वो हमने फिर गवर्नमेंट को दे दिया। इसी वजह से वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर। तो एक्चुअली क्या है, आरबीआई देखो इनकम कमाता है, इनकम जब वो कमाता है तो कुछ कुछ उसको रिस्क प्रोविजनिंग करनी होगी। तो जितनी उसने रिस्क प्रोविजनिंग करनी थी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, बेस्ड ऑन कितनी टारगेट उसको है, 6.5 है, 4.5 है, 7.5 है, 5.5 है, जो भी है वो उसने कर ली। उसके पास बचा कुचा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो कई बार अगर आप देखो, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर ये 7.5% रिस्क प्रोविजनिंग करनी है तो हमें इतना पैसा ऐड करना पड़ेगा 2025 में, जो इनकम आएगी 25-26 में, उसमें इतना पैसा ऐड करना पड़ेगा अपने बफर्स में। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस रिलैक्स्ड रहते हैं, आरबीआई देखता है कि यार हमें 4.5% ही मेंटेन करनी है, तो एग्जिस्टिंग बफर में से वो इतना पैसा निकाल सकता है। तो हो सकता है फ्यूचर में आप देखो कि भैया 1.8 लाख करोड़ प्लस एडिशनल चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गए, मतलब एक रिकॉर्ड और सरप्लस। लेकिन करंट जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि भैया वॉर अगर हो गई समथिंग समथिंग, तो आई थिंक ये वाला बफर ऐड ही करना पड़ेगा। आरबीआई नेक्स्ट ईयर जो है कम सरप्लस ट्रांसफर करे गवर्नमेंट को। तो सरप्लस ट्रांसफर के बारे में भी बात कर लेते हैं। आई थिंक ये टेबल्स जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा सा सरकम ये जो रिजर्व्स वाली बात है, जरा वो भी हम देख लें। अब देखो, जो हमारी टोटल इकोनॉमिक कैपिटल है, जरा वो आप समझो। ठीक है, तो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल में हमारी जो रियलाइज इक्विटी है वो है ये, लगभग आप देखो तो ये 6 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं कितनी थी हमारी ये, करंटली वी आर मेंटेनिंग एट अराउंड 6.9%। ठीक है, तो अभी जो हमारी करंटली 2023-24 के हिसाब से जो हमारी ये है इकोनॉमिक कैपिटल में जो रियलाइज्ड इक्विटी पार्ट है, जो बेसिकली फंड्स बेस्ड पार्ट है, वो 6.9 के आसपास है। और जो रिमेनिंग इकोनॉमिक कैपिटल है दैट इज अराउंड आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग और समथिंग जो भी था। ठीक है, और इसमें भी अगर आप देखोगे रियलाइज इक्विटी एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट वो ये हो गया, एंड रिवैल्यूएशन बैलेंसेस एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट वो ये हो गया। दिस इज 17 पॉइंट समथिंग % जो ऊपर था। ठीक है, तो ये डाटा है, बेसिकली इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि जो आपका मतलब रिवैल्यूएशन बैलेंसेस है और रियलाइज इक्विटी है एज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट्स, वो कितना कितना है ओवर द ईयर्स, वो कितना रहा है। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे समझने का वो नेक्स्ट है कि अगर आप देखो आपका टोटल इकोनॉमिक कैपिटल जो है उसमें अगर आप देखो रियलाइज्ड इक्विटी पार्ट जो है वो 23% 2019 में था, अब वो 28% है। मतलब हमने ज्यादा प्रोविजनिंग, ज्यादा बफर फंड्स में क्रिएट किया है। रिवैल्यूएशन बैलेंसेस थोड़ा सा हमारा घटा है ओवर द ईयर्स। ठीक है, ये हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। अब आते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है, जरा आप इसको समझो। 2013 से 2018 तक जो हमने रिस्क प्रोविजनिंग की दैट इज अराउंड 29,000 करोड़ की, और जो हमारा सरप्लस था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। तो नेट इनकम जो हमने गवर्नमेंट को दी, मतलब नेट इनकम जो थी वो लगभग इतनी थी। मतलब इसमें से 294 में से इतनी तो हमने प्रोविजनिंग कर ली और ये पैसा हमने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। वहीं 2019 से अगर आप 24 तक देखो तो 3,82,000 करोड़ की हमने जो है रिस्क प्रोविजनिंग की। इतना पैसा हमने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया। 5 ईयर की ड्यूरेशन है ये। कभी सोच रहे हो सर 6 लाख कहां किया है? इट इज बेसिकली ओवर ए 5 ईयर पीरियड। और इस 5 ईयर पीरियड में आरबीआई की टोटल इनकम कितनी थी? वो थी 10 लाख समथिंग करोड़। ठीक है, तो ये जो प्रोविजनिंग यहां पे की है आपने, ये ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो वो लगभग आपकी आती है, अगर हम यहां पे देखें ये चार्ट आप समझो, ये जो ब्लू लाइंस हैं दे आर बेसिकली सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, तो 2013 में जब ये बेसिकली ये नॉर्म्स शायद इंट्रोड्यूस हुए थे तो सारे का सारा पैसा ही हमने, शायद कोई प्रोविजनिंग वगैरह नहीं की, सारे का सारा पैसा ही हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बेसिकली रिस्क प्रोविजनिंग करनी शुरू की। ये आप देखो ये बढ़ रही है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हमने इतनी प्रोविजनिंग की
प्रोविजनिंग इज बेसिकली इनकम में से कुछ पैसा निकाला, बाकी सरप्लस ट्रांसफर हो गया। तो दिस वाज अप्रोक्सीमेटली दिस वाज द एवरेज जो हमने रिस्क प्रोविजनिंग की आउट ऑफ द टोटल इनकम। ठीक है, सिमिलरली जब आगे देखोगे आप, ये कोविड वाला पीरियड आ गया, यहाँ पे आपने ज्यादा रिस्क प्रोविजनिंग करनी शुरू कर दी। 2021-22 में तो बहुत ही ज्यादा हाई, आपने बस इतनी सी इनकम रखी, बाकी सारी रिस्क प्रोविजनिंग में ही चली गई। तो यहाँ पे आपने देखो ये ज्यादा बफर क्रिएट कर लिया, ठीक है, ज्यादा बफर क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट ईयर आपने कम बफर क्रिएट किया, और अब आपको लग रहा है कि सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव हो गए, तो आपने और भी कम बफर क्रिएट किया। तो सारी की सारी इनकम कहां चली गई? सरप्लस ट्रांसफर में, है ना। अगर आप देखो तो दिस इज, आप बोल रहे थे ना 2.7, तो अगर आप ये देखोगे 2 लाख तो ये हो गया, और ये आई थिंक 30-40 मतलब जो भी ये नंबर है, तो आई थिंक 2,30,000 के आसपास 2023-24 में हमने सरप्लस ट्रांसफर किया था गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो डाटा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आप इस साल का आप देख रहे हो 2.7, तो मे बी हमने थोड़ी सी कम प्रोविजनिंग की है, ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया। सो दिस इज द फंडा। आई थिंक अब आपको फंडा समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप देखो ऑन एन एवरेज आपकी रिस्क प्रोविजनिंग इज समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो कमिंग बैक टू द समरी ऑफ दिस टॉपिक, एक बार समराइज कर देता हूं कुछ बच्चों के लिए, आई थिंक दिक्कत आ सकती है समझने में। इकोनॉमिक कैपिटल आप एक तरह से एक कैपिटल अलग से रखते हो, ताकि आप जो ऑपरेशंस कैरी आउट करते हो, जो आप डिफरेंट तरह के फंक्शनिंग कैरी आउट करते हो, उसमें जो रिस्क होते हैं उनको मैनेज कर सको। ये दो चीजों से मिलकर बनता है रियलाइज्ड इक्विटी एंड रीवैल्यूएशन बैलेंसेस। रियलाइज्ड इक्विटी इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल फंड्स, एंड दिस इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पेपर, ऑन पेपर, अकाउंटिंग का होता है ये बेसिकली। ठीक है, इट इज नॉट रियलाइज्ड येट। आपका गोल्ड था, बढ़ गया कीमत, तो क्या करूं? आपकी मम्मी ने जैसे अगर कोई गोल्ड पहन रखा है और उसकी कीमत बढ़ गई है, तो भाई ऑन पेपर थोड़ी, ऑन पेपर बढ़ी है। आप कह सकते हो कि हमने तो 60,000 पे खरीदा था, आज 1 लाख हो गया, ताली बजाओ, लेकिन बेच थोड़ी रहे हो, उसका प्रॉफिट थोड़ी ले रहे हो, तो ऑन पेपर ही तो बढ़ा है ना। ठीक है, दैट इज नॉट रियलाइज। अब ये जो रीवैल्यूएशन बैलेंसेस होते हैं, ये किसको कवर अप करने के लिए होते हैं? मार्केट रिस्क को, क्योंकि मार्केट रिस्क क्या होता है? बेसिकली मार्केट में सर्टेन इवेंट जो आपकी बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो जो बैलेंस शीट को इंपैक्ट कर रहा है, उसे बैलेंस शीट से ही तो मैनेज करेंगे ना बाबा। और ये हम किस लिए करते हैं? जो एक्चुअली फंड में आपको लॉस आ सकता है, जो एक्चुअली मतलब अगर आपने देखा, आपने क्रेडिट ले रखा है, सपोज आपने कोई एक्सपोजर ले रखा है और वो पैसा ना आए, तो आपको एक्चुअल लॉस होगा। तो इसके लिए आप एक्चुअल फंड्स मेंटेन करोगे। तो क्रेडिट प्लस ऑप्स प्लस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से जो रिस्क होते हैं, वो हम इसके थ्रू कवर अप करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपने देखा, आप रिवैल्यूएशन बैलेंसेस कितना मेंटेन करते हो, मतलब मेंटेन कर रहे हो अभी, वो आपको मैं एक बार बता दूं। उसकी एक रेंज बताई हुई है। ठीक है, सब आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग आप मेंटेन अभी कर रहे थे, लेकिन आपको जो प्रपोजल है कि आप 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट आप मेंटेन करोगे एज ए रिजर्व बैलेंसेस एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये कब करोगे? 99.5% कॉन्फिडेंस लेवल पे, कि आपको एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल जो है वो 99.5%, मतलब एक इवेंट होने के चांसेस कितने हैं? 99.5% है, लेकिन वो सीवियर इवेंट हो सकता है। वहीं अगर कोई इवेंट लेस श्योर है बट लेस मतलब इंपैक्ट आ सकता है, तो फिर वो 97.5% कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कम या ज्यादा रिवैल्यूएशन बैलेंसेस मेंटेन करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आई थिंक लिमिट 14% थी, और अभी करंटली एवरेज जो हम इसको मेंटेन कर रहे हैं 17 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं। इसी तरह इसके लिए जो हमें फंड्स मेंटेन करने हैं, हायर टॉलरेंस पे 6.5 प्लस 1% क्रेडिट वाला। ठीक है, और लोअर टॉलरेंस लेवल पे 3.5 प्लस 1%, तो ये कितना हो गया? 7.5 से 4.5% आप फंड्स में कंट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई टिपिकल चीज नहीं लगी होगी। एंड आप जब ये रिस्क प्रोविजनिंग कर लेते हो, आपने पैसा निकाल लिया, आपने साल भर में इनकम कमाई। आप देखो, हाँ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आरबीआई की इनकम भी आपको समझ में आनी चाहिए। आरबीआई पैसा कहां से कमाता है? आरबीआई रेपो से कमाता है, आरबीआई सेन्यूरेज से कमाता है। व्हाट इज सेन्यूरेज? आपने करेंसी प्रिंट की, और आपने सपोज प्रिंटिंग में 12 रुपए में एक नोट बनाया, उस नोट को आपने 200 रुपए में दूसरे को दिया, तो वो सारी क्या है? इनकम है। तो इस तरह से आरबीआई की डिफरेंट इनकम होती है। तो जो आरबीआई की सारी इनकम आई, उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया फॉर रिस्क कवरेज, दिस इज नोन एज रिस्क प्रोविजनिंग। एंड बाकी जो है, आपने जो सरप्लस रहा वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। एंड दैट्स व्हाई आपने देखा कि कभी हमारे पास बफर हमने किसी ईयर ज्यादा मेंटेन कर लिया था, क्योंकि सिनेरियो सीवियर थे,
और नेक्स्ट ईयर सिनेरियो रिलैक्स्ड हो गए तो हमने कम बफर मेंटेन किया। तो अगर आप देखो ओवरऑल एक बार था 100 और एक बार था 50, तो एवरेज कितना हो गया 75। आपके पास 75 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो आप एक पोजीशन में हो कि आप ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को दे सकते हो रिलैक्स्ड ईयर में। सो दिस इज द रीजन कि इस बार इतना ज्यादा सरप्लस इनकम ट्रांसफर हुआ है गवर्नमेंट को। सिंपली द कंसेप्ट ऑफ एवरेजिंग। क्या आपने को समझ में आया? और हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर हमने देखा सर्कमस्टेंसेस सीवियर होते हैं तो आपको 44,000 करोड़ ऐड करना पड़ेगा अपने रिजर्व में, और अगर सर्कमस्टेंसेस रिलैक्स रहते हैं तो आप और भी 1,83,000 जो है वो आप निकाल सकते हो, मतलब एक और बम्पर कमाई गवर्नमेंट की, है ना। तो यार देखो सिंपल सा फंडा था, समझ में आया हो तो प्लीज ताली बजा सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्लीज डू लेट मी नो। इससे ज्यादा सिंपल वे में नहीं समझा सकता। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। बाकी रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको आरबीआई वेबसाइट की कवरेज चाहिए और उसके पीडीएफ वगैरह चाहिए तो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंपल स्कैन, इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। एंड अगर आपको किसी कोर्स में एनरोल करना है तो यूज द कोड 5581। सेल जो है वो आज रात खत्म हो जाएगी, प्लीज बी श्योर एनरोल करना है तो अभी कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।